हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम हट चैनल। डियर स्टूडेंट, पहला लेक्चर आपने अटेंड किया था रे ऑप्टिक्स का, जिसमें मैंने फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर स्टडी करवाया था आपको। आज उसी से आगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के अंदर देखिए, आपने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? लाइट जब भी किसी प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में बाउंस करती है, तो बेसिकली उसी को हमने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला था। अब रिफ्लेक्शन की वजह से और स्कैटरिंग की वजह से आपने देखा कि लाइट, हमने पढ़ा लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अगर मीडियम यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर हम कह सकते हैं मीडियम का। सो बेसिकली उसमें लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और अगर आपको लगता है कि रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है, तो डेफिनेटली वहां पे मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी, यानी रेरर से डेंसर बन रहा होगा या डेंसर से रेरर बन रहा होगा। ऐसे केस में लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रे ऑफ लाइट किसी एक ही मीडियम से किसी प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक होती है उसी मीडियम के अंदर, तो उसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला है। ठीक है, चलो देखिए, फीचर्स जो है आपको ऑलरेडी पता है, मैं बहुत डिटेल में उसके नहीं जाने वाला हूं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे back to the same medium after striking the plane surface is called reflection of light। ये प्लेन सरफेस है हमारा, और ये कोई इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक कर रही है नॉर्मल प्लेन का। जो भी प्लेन सरफेस आपने लिया है, मिरर लिया है, तो इसका नॉर्मल है ये। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, उसको आप रिफ्लेक्टेड एंगल आई और आर से रिप्रेजेंट किया होगा। यहां पे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अब बात आती है, यहां पे मैंने इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में समझेंगे, पहले बेसिक समझना जरूरी है। देखिए, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट की जो स्पीड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। बेटा ध्यान रखना, इस चीज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने रिफ्लेक्शन के दौरान आपसे ये पूछा कि इंसिडेंट रे की स्पीड और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड में क्या रेशियो रहेगा, तो आप बेझिझक बोल सकते हो 1:1 रहेगा। अब देखिए, इसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट लिखा है, ये आई डैश मतलब रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्टेड रे की मे बी सेम रहे और मे बी उसकी थोड़ी कम भी हो जाए, क्योंकि इंटेंसिटी जैसे ही इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, हो सकता है ये सरफेस कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर ले लाइट की, एग्जैक्टली सेम ना रह पाए। अगर परफेक्टली, जैसे हम टीआईआर की बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उस केस में जितनी इंटेंसिटी यहां से स्ट्राइक करेगी उतनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा अमूमन नहीं होता, क्योंकि जो सरफेस से ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सरफेस में भी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा। अब देखिए, फेज जो है लाइट का, फेज चेंज हो जाता है पाई रेडियन से। फेज का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए, पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस रिमेन सेम। लाइट का जो पैरेलल कंपोनेंट बनेगा, यहां पे मैं कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो तो सेम रहता है, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाता है। कितनी एंगल से? पाई रेडियन से। ठीक है, अभी ये है बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपने पढ़ा है। इसके लॉज की बात कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वही चीज हम यहां पे भी बात कर लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे, दूसरा है नॉर्मल टू द सरफेस, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब सेम प्लेन में वो लाई करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? मैंने पीछे फिगर में शो किया है, तीन वेक्टर रिप्रेजेंट किए हैं, इंसिडेंट रे के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए और नॉर्मल के लिए। ये तीनों एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। तो इसमें मैं इसको ये लिख सकता हूं, आई वेक्टर, एन वेक्टर और आर वेक्टर।
ये एक ही प्लेन में अगर लाई करते हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। जो मैंने अभी लिखा है इसका भी आप मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे आई डॉट एन क्रॉस आर, ये लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आर डॉट आई क्रॉस एन। ठीक है, ये इक्वल है, एक जैसा है, और ये अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो होगा। ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है। दूसरे लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ, जो आप सबको पता है, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था, एक प्लेन में सरफेस हम लेकर के उसको समझते हैं। ये प्लेन सरफेस हमने ले लिया और इस पे कोई रे ऑफ लाइट आकर के हिट करती है, ऐसे ही ये नॉर्मल हो गया इस तरीके से। ये इंसिडेंट रे है, आई वेक्टर से शो किया है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसको आर वेक्टर से शो किया है। ये एंगल थीटा, इसको भी मैंने थीटा कहा, इसको एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके यूनिट वेक्टर भी होंगे, बेटा उसको कैसे लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी सबको पता है, मैं यहां पे आई वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सिमिलर वे में आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाओगे तो ऐसे लिख सकते हो, और नॉर्मल वेक्टर का भी आप इसी तरीके से एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये सारी बात समझ आ रही होंगी। ये आपने बिल्कुल बेसिक में पढ़ा हुआ है, जब हमने वेक्टर स्टडी किया था उसके अंदर आ जाता है। अब सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। इसमें मैंने जो कंपोनेंट रिजोल्व करनी है, देखो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बना के देखते हैं। ये आई वेक्टर है, ये एंगल थीटा, जितना एंगल ये उतने ये एंगल होगा। इसका कंपोनेंट इधर क्या बनने वाला है? इसको हम लिखेंगे आई साइन ऑफ थीटा, इधर बनेगा आई कॉस ऑफ थीटा। सिमिलर मैनर में इसके भी आप कंपोनेंट रिजोल्व किए, ये थीटा है, इसको हम थीटा कहेंगे, तो ये बनने वाला है आर कॉस ऑफ थीटा, और इसको लिखेंगे आर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली एक बात जो आपको समझ आ रही होगी वो ये कि देखिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है आई कोस थीटा इधर है, इसमें आर कोस थीटा अपोजिट हो गया। ठीक है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो 180 फेज से चेंज हो रहा है, जबकि ये आई साइन थीटा और आर साइन थीटा यानी पैरेलल कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, जो कि मैंने पहले यहां पे लिखी थी लाइन, उसका मतलब है ये यहां पे लिखा, पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस रिमेन सेम बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंजेस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी यहां से। अब देखिए बेसिकली मैं आई वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? आई वेक्टर जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई साइन ऑफ थीटा। इस डायरेक्शन में मैं अगर इसको एक्स रे कहूं और इधर हम वाई कहें, तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आप लेते हो आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप। तो मैं यहां पे साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, इसको हम लिखेंगे आई कैप, और नीचे की डायरेक्शन में वाई के जस्ट अपोजिट तो मैं माइनस में लिखूंगा आई कॉस ऑफ थीटा जे कैप। ऐसे ही मैं आर वेक्टर को भी रिजोल्व करता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में उसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? आर साइन ऑफ थीटा आई कैप, और यहां आ जाएगा प्लस आर कॉस ऑफ थीटा जे कैप। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली
अच्छे लेवल का जब क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से बना था, हमें लगता है कि रिफ्लेक्शन एक बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा है, बस इसमें दो बातें हैं, एक इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और एक आपको सिखाया हो गया होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला। देखो उसमें मैंने एक तो दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताया, एक तो ये वेक्टर फॉर्म, और दूसरा मैंने आपको कहा था कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कौन सी चेंज नहीं हो रही, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये साथ साथ में आप नोट कर लीजिए करें, जैसे ही बोर्ड से हम हटते हैं उसी दौरान स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके बाद बात आती है कि रिफ्लेक्टेड रे और जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। ये तीनों जो वेक्टर है, आई वेक्टर, एन वेक्टर और आर वेक्टर, इनके बीच में एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंसिडेंट एंगल कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ये लिखा, इफ आई एंड एन गिवन हो, आई और एन दोनों दे रखा है, इफ आई वेक्टर एंड एन वेक्टर आर गिवन, जब ये दोनों वेक्टर गिवन हो, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो बेटा, इसका जो एंगल बनने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि एक वेक्टर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि आपका नॉर्मल जो है ऐसे बन रहा है, एन कैप, ये आई कैप है। इनके बीच अगर मैं आपसे एंगल पूछूं तो अभी आप कहोगे कि ये थीटा, नहीं थीटा नहीं है, इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करोगे तो आपको पता चलेगा इनका जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। और कितना हो जाएगा, ये पूरा लाइन 180 डिग्री का है बेटा, उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये दोनों के बीच का एंगल है, यानी यहां पे मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हम निकालेंगे इसको, और इसको लिखेंगे कैसे, इज इक्वल्स टू इन दोनों वेक्टर का कोस थीटा को हम जैसे हमने पढ़ा था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सेम मैनर में आप यहां पे लिखने वाले हो आई डॉट एन मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ एन, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से आप थीटा की वैल्यू बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, नोट करते रहिए साथ साथ में। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलने वाले हैं, ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। बार बार कह रहा हूं, मैंने कैसे वेक्टर में इसको रिजोल्व किया है वो समझना बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, जिसमें अगर हमें एंगल किसी और के बीच में दे रखा हो, ठीक है, आर और एन के बीच में दे रखा हो या आई और आर के बीच में दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, इफ आई वेक्टर एंड आर वेक्टर आर गिवन। अब बेटा ये दोनों चीज गिवन है, मतलब ये प्लेन सरफेस हुआ जिसपे ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल रहा, ये एंगल आपने थीटा कहा, इसको भी आपने थीटा कहा। अगर ये यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये रे ऐसे कुछ जानी थी, ये वाला एंगल कितना होता, तो आप सबको पता है ये एंगल हमारे लिए, क्योंकि आई वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर इस डायरेक्शन के बीच का एंगल मुझे चाहिए था, तो मैं यहां लिख सकता हूं देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस cos of 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस, देखो थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए किस किस के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई और आर के बीच का, तो हमें लिखना है आई डॉट आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू आर। ठीक है, तो अब फॉर्मूला मुझे ये यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और चीज आप कर सकते हो, जब अपने को आर और एन के बीच में दे रखा हो, इफ एन वेक्टर
एंड आर वेक्टर आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा, आप ये यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके का एक क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। इफ एन वेक्टर एंड आर वेक्टर आर गिवन देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा अब क्या रहेगा, आप खुद से समझ के बताइए मुझे। किस किस के बीच में एंगल है, अब एन और आर के बीच में। एन वेक्टर ऐसे है और एक ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर की टेल यहां आके मीट कर रही है, तो इनके बीच का एंगल जो है ये वाला बनेगा थीटा। ठीक है, यहां पे मुझे cos ऑफ 180 माइनस वगैरह नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन एन इंटू आर। यानी ये प्रॉपर्टी यूज करके हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ में। अब देखिए जो एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बता रहा था कैसा क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन दे रखा था, जेई एडवांस में आया था ये। जेई एडवांस के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एक हमारे को दे रखा है इंसिडेंट वेक्टर और एक दे रखा है रिफ्लेक्टेड वेक्टर। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखिए मेरे को ये है जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन। अब इसमें आई वेक्टर गिवन है, मतलब इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखा है, और वो लिखा है 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये आई वेक्टर है। ठीक है, ये गिवन है, और साथ में इसका रिफ्लेक्टेड वेक्टर भी दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 आई वेक्टर माइनस √3 जे वेक्टर। बेटा ये दोनों दे रखे हैं, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिर वही एक फिगर जो है मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप फिगर बनाओगे और कैसे इसको समझोगे, कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए और मैं क्यों लगाऊं, वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए ये अगेन मैंने एक प्लेन सरफेस ले लिया, और ये इंसिडेंट रे, इसी तरीके से एक ये रिफ्लेक्टेड रे बनानी मैंने, और इसी तरीके से यहां पे एक होगा नॉर्मल हमारा। अब बात आती है, इसको आपने आई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ये एन वेक्टर था, इनके बीच का एंगल थीटा, इसको भी आपने थीटा कहा। अब आई और आर दे रखा है, कौन सा दे रखा है, आई और आर दे रखा है। फिर मैंने कहा ये देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इनके बीच का एंगल मुझे अगर चाहिए तो मैं कैसे लगाऊंगा, इसको आगे प्रोड्यूस करो। मुझे चाहिएगा कि अगर ये वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए तो ये वाला एंगल ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। मैं डायरेक्ट यहां लगा सकता हूं, फॉर्मूला लगेगा, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, और हमसे ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा। थीटा कितना होगा, अब देखिए कोस ऑफ आप यहां पे लगाओगे 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा बेटा, इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, आई डॉट आर अपॉन आई इंटू आर मैग्नीट्यूड। अब लगा दीजिए, वैल्यूज रखनी है, मैंने यहां रखा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आई वेक्टर एज यूजुअल जैसा दे रखा है, आई कैप प्लस √3 जे कैप डॉट 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/2, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर, यानी 3 हो जाएगा सीधे से, मैं इसको 3 लिख देता हूं डायरेक्ट, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इनटू में 1/2 और √1 का स्क्वायर, अगेन इसमें भी 3 आ जाएगा, प्लस है माइनस का साइन है तो भी प्लस लेते होते हैं, ये आपको पता ही है। तो देखो अब कितना वैल्यू बन रहा है, कितना वैल्यू बन रहा है,
हाँ जी, आगे का काम आपको वैसे खुद आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आई डॉट आई 1 √3 -3 हुआ, ठीक है। और इसके अपोन में क्या है, इसके अपोन 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 और यहाँ √4, ये भी √4 तो यानी इंटू में आ गया 4। अब देखो ये कैंसिल हुआ इसके साथ, यहाँ बचा -2 यहाँ 4 यानी 1/2 माइनस 1/2। आगे का काम पता चल गया होगा। cos 180 - 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अब ये हुआ कि हमारा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा कितना होना चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, 120 डिग्री पे होती है। तो 120 डिग्री आप यहां रख दीजिए, 120 डिग्री रखोगे तो क्या बनेगा, ये आ गया हमारा भाई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा, यानी ट्वाइस ऑफ थीटा इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री और थीटा आ गया 30 डिग्री बनेगा। ये देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2013 का। अब बताइए समझ आया कि नहीं। अब मुझे ये भी बताइए कि जो मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया वो यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है और कैसे यूज कर रहा है वो भी पता चल गया होगा। तो आई होप आपको यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कुछ आगे चलते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले जैसे ही हमें रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया, उसके बाद बात आती है कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें और इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इन सब के बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं देखो इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको बता देता हूं, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन करते होते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन को जब भी हम करेंगे तो उसमें आपको बेटा 2-3 चीजों को ध्यान रखना होगा। जो हमसे गलतियां होती हैं उनको समझना होगा स्टार्टिंग से ही। इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर की मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पहले से ही आती है। उसमें साफ पता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है सेम जो है इमेज का साइज रहेगा। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का रहेगा। जो एक मिस्टेक होती है, कई बार कुछ बच्चे पूछ लेते सर प्लेन मिरर क्या रियल इमेज बना सकता है। मैंने कहा कि जैसे हम अमूमन क्या बोलते होते हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, लेकिन दो ऐसे केस हैं जहां पे प्लेन मिरर हमारा रियल इमेज बना सकता है। अब आप कहोगे वो कौन से केस हैं, जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए बेटा सबसे पहला केस तो बनता है, मान लो ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, और इस प्लेन मिरर पे अगर कोई कन्वर्जिंग लाइट रेज जो है आ रही हो, कन्वर्जिंग लाइट रे, ये कन्वर्जिंग है, इधर से भी कन्वर्जिंग आ गई, ठीक है। अब ये जो लाइट रेज हैं ये कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं, अब पीछे तो जा नहीं सकती, पॉलिश है, तो डेफिनेटली ये कन्वर्जिंग रे क्या करेंगी, एक किसी पॉइंट के ऊपर मीट करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस जगह पे मीट करेगी। तो यहां पे कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, याद रखना। एक तो केस ये है, याद रखना, ये पहला केस है जिसमें रियल इमेज बन सकती है। और अगर प्लेन मिरर की बात करें और कैसे बना सकता है, तो एक केस ऐसा हो सकता है जब हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज बना सकते हैं प्लेन मिरर से, और रियल इमेज है तो वर्चुअल। वो भी कैसे, वो भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास अगेन एक मिरर है, ये मिरर हमने चूज कर लिया। अब आपके पास में यहां कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है। अब बेसिकली अगर इसकी इमेज बनाना चाहें तो नहीं बन सकती क्योंकि पॉलिश इधर है। फिर भी इमेजिन हम अगर करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इधर से कोई रे आ रही हो यहां मीट करती है, इधर से कोई रे आ रही है सपोज करो कि यहां मीट करने वाली, लेकिन बीच में क्या आ गया, प्लेन मिरर आ गया। तो ऐसे केस में हम ये केसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, और दूसरा केस हम बनाते हैं ये,
ठीक है, अब ये ऐसे ना होकर के हमें पता है कि रे जो है वो तो एक्चुअल में यहां से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब इस केस में यहां पे रियल इमेज फिर बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही चीज जिक्र कर रहे थे कि ये ऐसे मीट करेगी, ठीक है। मतलब रेज ऐसे आई हैं यहां, यहां और यहां, ये देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहां बनी है, ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। तो याद रखना कि प्लेन मिरर जो है रियल इमेज इन दो केसेस में बना सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा दिमाग में। अब हम स्फेरिकल मिरर पे चलते हैं, ये सारी बात तो अपने को समझ आ गई। स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जांपल एक तो कनकेव मिरर, ये वाला कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना ली, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पे काट रही है उसको हम पोल या वर्टेक्स का नाम देते हैं। अब इस कर्व का जो सेंटर बनने वाला है, इस कर्व का जो भी सेंटर बनेगा, उस सेंटर को, यानी इस कर्व को मैं कंप्लीट अगर करके देखूंगा तो एक स्फेरिकल शेप बनेगी, उस स्फेरिकल शेप का जो भी सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हमें जैसा पढ़ाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, कर्व का रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना कि ये जो सी एफ है वो पी एफ के बराबर होता है, सी एफ जो है वो पी एफ के बराबर होता है, फोकल लेंथ हम बोलते होते हैं इसको, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस कहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। अब सेंटर से कोई भी लाइन आप मिरर पे लेके जाओगे, ये याद रखना वो मिरर को 90 डिग्री पे काटेगी, वहां पे टेंजेंट आप बना के देखोगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एंगल 90 बनेगा, यहां पे भी 90 बन रहा, कहीं पे भी लेके जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डेफिनेटली क्योंकि वो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक है जो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने कहा कि एक ये कनकेव मिरर हमने बना लिया, भाई इस कनकेव मिरर की ये लाइन आपने प्रिंसिपल एक्सिस मान ली। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को काटेगी उसको आपने पोल या वर्टेक्स का नाम दे दिया। अब बात करते हैं कि जो रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रे भी दो तरह की होगी, रे भी दो तरह की होती है, एक मार्जिनल रे होती है और एक पैरेक्सियल रे होती है। पैरेक्सियल और मार्जिनल, पैरेक्सियल किसको बोलेंगे और मार्जिनल किसको बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखिए अब ये रे अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये जाएगी कहां से, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होते ही ये रे कहां से पास करने वाली है, फोकस पॉइंट से, ये फोकस पॉइंट से चली गई यहां, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से जाएगी। और ये भी ध्यान रखना कि जो इसका बाइसेक्टर बनने वाला है, एंगल बाइसेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, मतलब ये इंसिडेंट एंगल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ठीक है, इतनी सी बात। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी वो कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से अगर जा रही है तो ये फोकस पॉइंट से चली गई, यहां फोकस पॉइंट से होती हुई चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मैं कनकेव मिरर के केसेस सारे डिस्कस कर रहा हूं। और अगर मान लो ये हमारा कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पोल, अब एफ से ना हो करके लाइट रे जो है वो सी से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है ये, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आएगी। क्यों? क्योंकि मिरर के बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल पे गई है वो। मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे मिरर पे जाएगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल पे जो भी रे जाएगी वो एग्जैक्टली अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ठीक है, तो ये यहां से वापस चली गई। इंसिडेंट एंगल भी 0 है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 है यहां पे। इसके अलावा अगर कोई भी सिंपल अगर पी पॉइंट पे अगर रे आती तो, यानी पोल के ऊपर ही कोई रे इंसिडेंट होती, तो उस केस में हम सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ भी एंगल इसने बनाया आई, तो रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये प्रॉपर्टी यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो। ये इमेज फॉर्मेशन के लिए कनकेव मिरर में मैं फीचर्स यूज करूंगा। अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो कन्वेक्स के लिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर को क्यों नाराज करें। ये कन्वेक्स मिरर हुआ बेटा। इस कन्वेक्स मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही आप एक कर्व कंप्लीट करोगे तो स्फीयर बनने वाला, उस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बनेगा इसका पोल। लेट्स सपोज अब मैंने कहा कि सबसे पहले इसके पहले पॉइंट जितनी रे यहां पे आई एंगल बनाती हुई आई है तो आर एंगल, यानी आई इज इक्वल्स टू आर एंगल बनाती हुई चली जाएगी। इसमें डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज करेगा रेज को, इतना सा। दूसरा पॉइंट चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया कि भाई ये हमारा मिरर है, इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल, और लेट्स सपोज कोई रे ऑफ लाइट जो है ऐसे आ रही है जैसे कि वो कहां पे जाने वाली है, फोकस पे जाने वाली है। ये फोकस पे जाने वाली है, लेकिन फोकस पे तो नहीं जाएगी क्योंकि पीछे पॉलिश है। अब रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहां से जो फोकस पे जाने की कोशिश कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम थर्ड केस की डिस्कशन करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं। अगर मान लो ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रे ऑफ लाइट जा रही है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट चली गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करती है। इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हम इन रे डायग्राम्स का यूज करने वाले हैं, और जिनको अभी तक पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था बेटा इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे हम आगे की इमेज फॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं। बहुत बेसिक पढ़ाया था, कुछ काम की चीज भी पढ़ाई है। आज का लेक्चर हम इतना ही लेंगे, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ आया है वो मुझे थम्स अप करके सेंड कर सकते हैं, और अपने एग्जाम हट चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। जो बच्चे बेसिकली 12th क्लास के अंदर, अभी एक बार हम कोशिश कर रहे हैं 12th क्लास के अकॉर्डिंग, बीच में कोशिश करेंगे 11 का कंटेंट भी डाला जाए। ठीक है, तो जो बच्चे बोर्ड के हैं वो भी फायदा उठाइए, और जो कंपटीशन के हैं बेसिकली उनके लिए ये क्लासेस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंड हाफ के बाद का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।